नमस्कार जी, स्वागत है सब लोगों का। रात के 9:30 बज चुके हैं और मैं संजीव शर्मा हाजिर हूं दिन भर की खबरें लेकर आपके मनपसंद टीवी चैनल पंजाब केसरी टीवी पर। बीके जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। विक्रम कौंडल जी, अभिषेक कुमार जी, कुमारी सोनू नमस्कार। पंकज राजपूत जी, राजेंद्र सिंह जी, राहुल कल्याण जी, पंकज राजपूत जी, पवन शर्मा जी, सुनील ठाकुर जी, अभय सिंह खालसा जी, साहिल ठाकुर जी, पंकज राजपूत जी, अमित शर्मा जी, मनीष शर्मा जी, राहुल कल्याण जी, स्नेह चौहान, राहुल जी, इरेन येगर जी, निशु शर्मा जी, मेशी ठाकुर जी, हितेंद्र जी, के शर्मा जी, अंकित सिंह जी, अनीता ठाकुर जी नमस्ते। रोशनलाल नेकू जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। रमेश जी, नीलम मदन जी, पवन शर्मा जी, कुशाल कुमार जी, सुरेंद्र कुमार जी, दीपक जी, तिलकराज भारद्वाज जी, मनीष भारद्वाज जी, विजय कुमार चौधरी जी, निधि गौरव कुमार, मनीष आर गर्ग, कपिल शर्मा, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। सुमित धवान, यशपाल ठाकुर, बहुत बहुत स्वागत है तमाम लोगों का। बहुत से लोग जुड़ रहे हैं, थोड़े से लोग और जुड़ जाएंगे तो बाकी चीजों को शुरू करेंगे, लेकिन मैं आपको हेडलाइन सुना दूं आज की। हिमाचल प्रदेश में आज से नाइट कर्फ्यू और कोविड की कुछ बंदिशें लगनी शुरू हो गई हैं। एक एक करके पूरी डिटेल देंगे और ये सांकेतिक बंदिशें जो हैं इनकी चर्चा करेंगे। सांकेतिक शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं ये आगे चल के आपको पता लगेगा। आज हिमाचल प्रदेश में 374 केस आए हैं। कांगड़ा में एक बार फिर 100 केस आए हैं, 100 से अधिक केस आए हैं। कल 104 थे और आज 136 केस अकेले कांगड़ा में आए हैं। देश में आज 58,000 से अधिक केसेज आए हैं, 524 मौतें हुई हैं। ओमिक्रॉन के केसेस टोटल 2300 पार कर गए हैं और वो भी आज जो है ओमिक्रॉन के केसेस जो है देश में भी 359 ज्यादा आए हैं। मोदी की फिरोजपुर रैली रद्द हो गई है और उसके बाद सियासी भूचाल आ गया है। क्यों ऐसा हुआ है इसकी भी चर्चा आप करेंगे। बहुत सी चीजें आपको पता होंगी, बहुत सी चीजें जो हमको पता है हम आपसे शेयर करेंगे। और जेओआईटी के पूरे मसले पर 556 हो या फिर 817 हो और उसके कोई भी वर्ग हो, चाहे 817 का जो पूरा का पूरा वर्ग है या 556 के लेफ्ट आउट है या 556 के जिनको लगता है कि उनकी नौकरी चली जाएगी वो है, ये तमाम लोगों को लेकर जो है अब राज्य सरकार ने बड़ी ही संजीदगी से सोचना शुरू कर दिया है। क्योंकि मुख्यमंत्री से सभी वर्ग मिले हैं, सभी पीड़ित वर्ग मिले हैं, चाहे वो बाहर जिनको जहां लग रहा हो कि हम बाहर हो जाएंगे वो, चाहे जो अभी जॉब कर रहे हैं वो, चाहे जिनको नहीं मिली है वो, चाहे वो 817 वाले, तमाम लोग मिले तो मुख्यमंत्री ने उनसे वादा किया है और वादे के अनुसार मुख्यमंत्री ने काम करना शुरू कर दिया है। आज कैबिनेट में इसको लेकर एक बड़ी कवायद नजर आई, एक बड़ा संकेत नजर आया। वो संकेत क्या है उसकी भी चर्चा करेंगे, एक एक करके तमाम चीजों की बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिरोजपुर रैली की। उन्हें आज फिरोजपुर के हुसैनी वाला बॉर्डर जाना था, वहां उन्होंने एक रैली को संबोधित करना था और लगभग 42,000 करोड़ के प्रोजेक्ट जो हैं वो राष्ट्र को जो है वो उन्होंने समर्पित करने थे, उनका शिलान्यास करना था। जिसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था दिल्ली कटरा का जो एक्सप्रेस हाईवे था, उसका उन्होंने उद्घाटन करना था। इसमें दिल्ली के साथ कटरा को सीधे जोड़ने की जो है प्लानिंग है और बीच में जितने भी सिख धर्म के और दूसरे हिंदू धर्म के तीर्थ आते हैं या बाकी धर्मों के तीर्थ आते हैं उनको एक साथ जो है ऐतिहासिक जगहों को साथ लेकर ये कॉरिडोर पूरा बनना था, ताकि श्रद्धालु ऐसा ना हो कि वैष्णो देवी और दिल्ली के बीच में उनको कोई जो है और जगह ना मिले। इसमें श्री हरमंदिर साहब को भी कनेक्ट करने की योजना थी और इसमें हिमाचल प्रदेश को भी एक बड़ा प्रोजेक्ट मिलना था और वो प्रोजेक्ट था ऊना से लेकर अमृतसर तक जो है वो 4 लेन का एक प्रोजेक्ट बनना है, ताकि जो हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं वहां जाना चाहते हैं वो भी बाया अमृतसर होके जाएं, ताकि एक और जो है ऐतिहासिक स्थल, एक और पवित्र स्थल जो है उनको घूमने को मिल सके। 4 नेशनल हाईवे भी वहां कनेक्ट होते हैं, उनको भी इससे जो है आगे कनेक्ट करना था। लेकिन ये सारी चीजें नहीं हो पाई क्योंकि बठिंडा एयरपोर्ट पे वो उतरे। उसके बाद जब वो हुसैनी वाला फिरोजपुर की ओर जा रहे थे तो रास्ते में कुछ लोगों ने उनका रास्ता रोका और लगभग 20 मिनट तक उनका काफिला रुका रहा और उसके बाद जो है वो उनका जो प्रोग्राम था आगे जाने का वो रद्द हो गया, क्योंकि हड़कंप मच गया सुरक्षा एजेंसियों में। किसी भी प्रधानमंत्री का काफिला इतनी देर तक एक जगह पर रुका रहना अपने आप में सुरक्षा की बड़ी चूक है। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस बठिंडा एयरपोर्ट चले गए और अपने चार्टर प्लेन से वो दिल्ली चले गए। लेकिन
असली भूचाल तब आया जब एक समाचार एजेंसी ने यह समाचार दिया कि जाते जाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बठिंडा एयरपोर्ट के अधिकारियों से कहा है कि अपने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से कहना कि मैं जिंदा वापस लौट गया हूं, इसके लिए उनका धन्यवाद। इस बयान के बाद, इस ट्वीट के बाद जो है ये सारा मामला उफान ले गया और उसके बाद लगातार सियासत भूचाल पे आ गई। जगत प्रकाश नड्डा ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का रास्ता रोके जाने की खबर मिलते ही उन्होंने लगातार फोन किए चरणजीत सिंह चन्नी से बात करने के लिए कि ये चीजें क्लियर कर जाएं, इस तरह की चीजें अच्छी नहीं होती हैं, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। बाद में जब मामला बहुत तूल पकड़ गया तो चन्नी, पंजाब के मुख्यमंत्री, वो भी लाइव आए और उन्होंने चैनलों पे लाइव आकर जो है ये कहा कि ऐसा कुछ नहीं था, ऐसी कोई मंशा उनकी नहीं थी, और उन्होंने कहा कि इसके लिए वो खेद जताते हैं और प्रधानमंत्री को उन्होंने न्योता भी दिया कि वो दोबारा आए। लेकिन वो कहते हैं ना कि बात जुबान से और तीर कमान से निकल जाए तो फिर कहीं भी चला जाता है, कहीं दूर तक मार करता है। तो अब इसको लेकर सियासी भूचाल है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस जो अपना ग्राउंड यहां पे खो चुकी है, ऐसा उनका कहना है कि कांग्रेस अपना ग्राउंड यहां खो चुकी है और इस तरह के उच्छेद खंडों पे आ गई है कि प्रधानमंत्री के पद की गरिमा के साथ भी वो इस तरह से खिलवाड़ कर रही है। दूसरी ओर कांग्रेस ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस का एक वर्ग जो है ये भी कह रहा है कि प्रधानमंत्री की रैली में लोग ही नहीं आए थे और ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री ने फजीहत से बचने के लिए इस तरह से फैसला ले लिया। तीसरा वर्ग जो है वो किसानों का है, जिनका कहना है कि उनके धरने के चलते प्रधानमंत्री को वापस जाना पड़ा है। क्या है, क्या नहीं है, क्या सही है, क्या गलत है, इसको लेकर पूरे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब जगह जो है एक सुनामी आई हुई है बयानबाजियों की। तमाम समर्थक एक दूसरे के जो हैं वो आपस में उलझे हुए हैं और केंद्र सरकार ने भी काफी स्ट्रिक्ट भाषा का इस्तेमाल राज्य सरकार के लिए किया है और ऐसी सूचनाएं थी कि कुछ पुलिस के अफसरों को सस्पेंड किया गया। लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी का जो लाइव था उसमें उन्होंने कहा कि अभी किसी को सस्पेंड नहीं किया गया। उन्होंने कहा ये सुरक्षा की चूक है और जो सुरक्षा एजेंसियां प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगी हैं उनको ये देखना चाहिए था कि ऐसा क्यों है। उधर सुरक्षा एजेंसियों और केंद्र के गृह मंत्रालय का कहना है कि प्रधानमंत्री का ये रूट जो है वो पहले से तय नहीं था, अचानक इस रूट को जो है लिया गया, लेकिन यह शेयर किया गया था पंजाब पुलिस के साथ और इसके अलावा किसी और को इसकी सूचना नहीं थी कि अगर बाई चांस वहां से चौपर बठिंडा से उड़ नहीं पाता है खराब मौसम की वजह से तो इस रूट से जा सकते हैं। और जो अल्टरनेटिव रूट थे वो 2-3 बताए गए थे, उसमें से एक रूट पे लास्ट मोमेंट पे जब नहीं हुई चीजें तो थोड़ी देर पहले बताया गया, लेकिन इतनी जल्दी वहां लोग कैसे आए, ऐसा कहा गया था कि इंस्टॉल, लेकिन इतनी जल्दी वहां लोग कैसे आए ये भी एक चर्चा का विषय है। उधर कुछ खबरें इस तरह की भी हैं कि पंजाब पुलिस के सामने वहां उस जगह पे जहां यह हंगामा हुआ वहां स्पीकर लगा लगा के लोगों को बुलाया गया कि जल्दी आइए, प्रधानमंत्री आने वाले, उनका रास्ता रोकना है। और पंजाब पुलिस के लोग जो चाय पीते रहे। क्या सही है, क्या नहीं, क्या चीजें हुई है, क्या नहीं, अभी आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल मौसम ठंडा है और सियासत गरमाई हुई है और ये निश्चित तौर से अनफॉर्चुनेट है कि इस तरह से हुआ है। इस तरह से नहीं होना चाहिए था। ये अनफॉर्चुनेट है। किसकी गलती है, किसकी नहीं है, कौन ड्रामा कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये तमाम चीजें अब जो है बहस और मुबाहिसे का हिस्सा हैं। इनका कोई अंत कब निकलेगा कब नहीं ये देखना होगा, लेकिन निश्चित तौर पे इसको लेकर जो है अब आने वाले 2-3 दिनों में राजनीति गरमाएगी। उधर हिमाचल प्रदेश में आज नाइट कर्फ्यू लग गया है। अभी इस वक्त ये खबरें आप सुन रहे हैं, अगर आप बाहर जाना चाहें तो नहीं जा सकते हैं क्योंकि 10 से 5 रात को नाइट कर्फ्यू लगा। वैसे भी मुझे लगता है कि आप बाहर नहीं जाएंगे क्योंकि ठंड इतनी है। तो आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की जो बैठक हुई उसमें जो अहम फैसले लिए गए उसमें जो बंदिशों वाला मामला था, सबसे पहले मैं उस पर आता हूं। डिटेल आप जानना चाहते होंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो पहला 1, 2, 3, 4 और 5, 6 मामलों में जो है 6 पॉइंटर है मेरे पास। ये देखिए नोटिफिकेशन है जो डिजास्टर मैनेजमेंट की जो स्पेशल सेल है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जो डिजास्टर मैनेजमेंट सेल है उसके बिहाफ पे माननीय मुख्य सचिव राम सुभग सिंह जी के अप्रूव्ड सिग्नेचर के साथ ये जारी हुई। इसमें कहा गया है कि नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी विल रिमेन ऑपरेशनल इन द स्टेट। सेकंड कहा गया देयर शैल बी अ नाइट कर्फ्यू इन द स्टेट फ्रॉम 10 to 5 AM, 10 PM to 5 AM। थर्ड कहा गया ऑल आउटडोर covered areas and open spaces including marriage places and banquet halls, for all social, academic, sports, entertainment, cultural, politically, religious and other gatherings are allowed with 50% of the capacity subject to adherence to the COVID protocol। तो ये तीसरा मामला है। चौथा मामला है होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स शैल रिमेन ओपन सब्जेक्ट टू स्ट्रिक्ट अडेरेंस टू द कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। पांचवा जो है सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम्स, स्विमिंग पूल्स, जिम्नेजियम शैल रिमेन क्लोज्ड टिल फर्दर ऑर्डर्स। छठा है नो लॉन्गर शैल बी अलाउड इन द रिलीजियस प्लेसेस ऑब्लिक प्लेसेस ऑफ वर्शिप। इसलिए मैंने कहा था कि सांकेतिक है। अब इनको समझिए। नो मास्क नो सर्विस विड्रॉ ही नहीं हुई थी।
नो मास्क नो सर्विस विड्रॉ ही नहीं हुई थी, इसलिए पहली बंदिश का सच जो है आपके सामने है। दूसरी है देयर शैल बी नाइट कर्फ्यू इन द स्टेट फ्रॉम 10 PM टू 5 AM। आप मुझे बताइए, बाहर माइनस में टेम्परेचर है, 10 बजे कौन घूमेगा? जो कोई बेचारा जरूरतमंद है, खुदा ना करे कि किसी के घर में कोई बीमार हो जाए या किसी माँ बहन की डिलीवरी हो तो ऐसी, या किसी को दूसरी मजबूरी हो, या कोई बाहर से आ रहा हो, उसकी जो है ये चिंताएं हैं, वही घूमेगा, तो उसको जो है परेशान होना पड़ेगा। बाकी जो है बाकी तो वैसे ही नहीं निकल रहे हैं। तो इसका क्या जो है मकसद है, ये नहीं मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि देखिए ये बड़े बड़े दिनों से एक बहस का विषय है। आप हमेशा इस बात को कहते हैं कि क्या रात को कोरोना नहीं होता। ये बेसिकली जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट जो रात्रि कर्फ्यू का, ये उन जगहों के लिए होता है जहां उपद्रव, हिंसा, ये दंगा भड़कने की आशंका हो, कि रात के अंधेरे में जो अवांछित तत्व हैं कोई वारदात ना कर जाए, वहां पे इस तरह के लगते हैं। धीरे धीरे बाद में इसका यूज जो है ऐसी जगहों पे होने लग गया जैसे अभी किया जा रहा है। लेकिन अभी जो ये लगा है कोविड के लिहाज से, अगर इस नाइट कर्फ्यू को देखना हो तो ये मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, जो बड़े शहर है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं जहां नाइट लाइफ है, वहां के लिहाज से तो ठीक हो सकते हैं कि नाइट लाइफ में जो है थोड़े एक तो नियम कायदे पे रख दिए जाते हैं थोड़े बहुत, और वहां दिन और रात बराबर होता है। मुंबई में आप दिन में जाइए, रात में जाइए, बराबर है। दिल्ली में आप दिन रात बराबर है, जितने लोग दिन में होते हैं उतने रात में होते हैं। वहां तो ये समझ में आ रही है रिस्ट्रिक्शन। लेकिन जहां रात को 7 बजे लोग घर चले जाते हैं और देर सवेर मतलब 10 बजे तो ठेके भी बंद हो जाते हैं आजकल, जिनको लेकर बड़ी चर्चा होती रही तमाम लॉकडाउन में कि ठेके बंद, ठेके खुले, ठेके बंद, ठेके खुले, ये आती रही 3 फुट। तो ये इसका भी कोई लाभ आपको होगा मुझे नहीं लगता, लेकिन चलिए सरकार को लगता है तो अच्छी बात है। सरकार जो सोचे वो सही, ना खाता ना वही, जो सरकार कहे वही सही। तो सरकार ने यह भी कहा है, आगे देखिए, लेकिन लूप होल्स हैं इसमें, उसकी चर्चा मैं कर रहा हूं। सरकार ने कहा है कि तमाम इंडोर और कवर्ड एरियाज और ओपन स्पेस जिनमें जो है सोशल, एकेडमिक, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, कल्चरल, पॉलिटिकल, रिलीजियस तरह की गैदरिंग होगी, वो 50% कैपेसिटी पे रहेंगे, यानी अपर लिमिट नहीं लगाई गई है। पिछली बार जब बंदिशें लगी थी तो यह कहा गया था कि 50% ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द हॉल, नॉट मोर देन 200, 100 और 500, ऐसा कहा जाता था। लेकिन अभी अपर लिमिट नहीं है। दैट मीन्स अगर कोई देखने आ गया तो पहले ये तय करेगा कि इसकी कैपेसिटी क्या है और उसके बाद तय करेगा कि इसमें कितने लोग आए हैं कितने नहीं। तो ये जो है इसका भी कोई जो है ठोस जो है औचित्य नहीं बनता, क्योंकि अपर लिमिट तय नहीं किया। पहले होता था ना कि ओपन में तो लिमिट ही नहीं है। ओपन में तो कोई भी कह देगा जी मैंने तो जिस ग्राउंड में करी वहां तो 10,000 लोग आते थे रैली में और 5,000 आए जी, 50% पे मैंने कर दी जी। 1,000 आता था जी, 500 आया, 50% में मैंने कर दी। तो इस तरह की बंदिश का जो है कोई जो नहीं है। अपने लिए लूप होल रखा है कि हमने अगर रैली करनी होगी, हमने अगर कोई दूसरे कार्यक्रम करने होंगे तो हम कह देंगे कि इस ग्राउंड की कैपेसिटी इतनी है, और कौन होगा कम है, लेकिन सरकार ज्यादा बता रही, कोई नहीं बोलता इस तरह से। तो ये चीजें हैं। अब जो एक और मामला है, होटल्स रेस्टोरेंट शैल रिमेन ओपन विद सब्जेक्ट टू स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। क्या है वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर? कि आपने मास्क लगाया होना चाहिए, आप अपने हाथ सैनिटाइज करेंगे और ज्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं होगी। लेकिन बाकी जगहों पे जो है 50% जैसी बंदिशें लग गई है बाकी राज्यों में, वो यहां नहीं लगी हैं। दैट मीन्स कि ये भी कोई बहुत ज्यादा कारगर उपाय नहीं है, क्योंकि होटल रेस्टोरेंट ओपन हो रहे हैं। बाकी जगहों पे है, चाहे पंजाब में है तो पंजाब में नाइट कर्फ्यू के दौरान कुछ नहीं खुलेगा, कुछ नहीं खुलेगा। 10 बजे का मतलब 10 बजे है। तो ये ऐसी चीजें नहीं हुई। हाँ, एक वर्ग जो है उस पर ठीक कुठाराघात इसका हुआ है पूरी बंदिशों का। सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम, स्विमिंग पूल्स, जिम्नेजियम शैल रिमेन क्लोज टिल फर्दर ऑर्डर्स। ये क्लोज रहेंगे। बाकी नो लंगर शैल बी अलाउड इन रिलीजियस प्लेसेस एंड प्लेसेस ऑफ वर्शिप। लंगर जो है मंदिरों में या पूजा स्थलों में, जितने भी धार्मिक स्थल, मंदिर ही नहीं, जितने भी धार्मिक स्थल है वहां पे लंगर बंद हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके घर में कोई धाम है, आपके घर में कोई धार्मिक आयोजन है तो वहां आप जो है किसी को भोजन नहीं दे सकते। इसका मतलब ये है हॉस्पिटल्स में जो लंगर चल रहे हैं वो चलते रहेंगे, वो चलते रहेंगे। क्योंकि इफ वी टेक दिस नोटिफिकेशन इन लेटर एंड स्पिरिट, तो इसका यही मतलब है। हमने कम से कम 6 जिलाधीशों से बात करी है, उनका भी यही कहना था। बाकी चीजें की बाद में आती रही है। हर बार ये जो है ये कंफ्यूजन होता है। तो क्लैरिटी नहीं है इन बंदिशों में, और बहुत से लोग बंदिशें चाहते हुए नहीं, तो शायद सरकार ने इसलिए जो इस तरह की बंदिशें जारी करी कि जो चलता है वो चलने दो। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा।
ऐसा क्यों नहीं चलेगा, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर कोई कंक्रीट उपाय किए जाते तो ठीक है, अदरवाइज फिर ये लोगों को ही छोड़ दीजिए। अगर सरकार ने इस तरह के इंतजाम करने हैं तो फिर लोगों को ही छोड़ दीजिए, लोग ही कर लेंगे। इस देश में कम से कम जब जान पे बनाती है तो लोग स्वतः करते हैं। वो आपको याद होगा ना एक किस्सा कि दिल्ली का जो सबसे व्यस्तम चौराहा है ITO चौक वाला, जहां सबसे ज्यादा ट्रैफिक रहती है, एशिया की सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाला चौराहा माना जाता है, उसको लेकर सिडनी यूनिवर्सिटी ने एक बार जो है एक रिपोर्ट छापी थी कि दिल्ली की पुलिस जो है वो दुनिया की सबसे बेस्ट पुलिस है। वहां 2 लोग जो है एशिया के बेस्टम ट्रैफिक चौराहे को संभालते हैं। वास्तविकता ये है कि लोग अपने आप संभालते हैं, उन 2 लोगों का बेचारे का बस का रोग ही नहीं है, लेकिन जिसने देखा उसको लगा कि ये 2 ही संभाल रहे हैं। तो ऐसा जब लोग संभालने पे आ जाते हैं तो बड़ी चीजें संभल जाती हैं। और इसलिए जो है लोगों से मेरी अपील है कि आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पूरा जो है पालन करें, और यही एकमात्र चीज है। कोरोना रात को आएगा या दिन को आएगा ये चीज तो तय ही नहीं, कब आएगा कब नहीं आएगा। जब कोई संक्रमित आएगा तो आ ही जाएगा। संक्रमित अगर कोई दिन में आ जाएगा बाहर से और उसकी टेस्टिंग नहीं होगी प्रॉपर तो आ ही जाएगा, तो फैल ही जाएगा। तो ये पूरा मामला जी इस तरह से है। और जो अन्य फैसले हैं उनकी जानकारी आप हमारे पेज पे ले ही रहे होंगे और आपको मिल ही गई होगी। लेकिन ये चीजें जो है इस तरह से करी गई हैं। बाहर से आने वालों के लिए खासतौर से टूरिस्ट की जो चेकिंग है या उनकी जो दूसरे जो प्रावधान है वो नहीं किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश फुली वैक्सीनेटेड है। अगले 13 दिन में हमारे बच्चों को भी पहली डोज लग जाएगी, किशोरों को डोज लग जाएगी। आज 52,000 को लगी है, पहले दिन 91,000 को लगी थी, दूसरे दिन 75,000 को लगी थी, आज 52,000 को लगी है क्योंकि मौसम खराब है। लेकिन लग जाएगी 13 दिन में। 3.5 लाख बच्चे, 3,57,800 कुछ बच्चे जो हैं उनको लग जाएगी। लेकिन बाहर अभी भी ऐसे राज्य हैं, जहां मैं बैठा हूं इस वक्त पंजाब में, जालंधर में, वहां अभी पहली डोज तो लग गई है, 80% लोगों को लग गई है, लेकिन दूसरी डोज का जो है वो 25% लोगों को लगी है। दूसरी डोज लोगों ने नहीं लगवाई है। ऐसे लोग जब जाएंगे वहां पे तो उनसे खतरा ज्यादा होगा। बहुत सी स्टेट्स ऐसी हैं जो बड़ी स्टेट्स हैं, ऐसा नहीं कि लोग वहां नहीं लगवा रहे हैं, बड़ी स्टेट्स हैं, वैक्सीनेशन में वहां पे टाइम लगेगा। हम छोटी स्टेट थे, हम जल्दी अचीव कर लिया। तो बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनका वैक्सीनेशन स्टेटस ही चेक कर लीजिए कम से कम। पंजाब में ही ये नियम है कि अगर आप डबल वैक्सीनेटेड नहीं है तो आप सार्वजनिक स्थलों पर नहीं जा सकते, और वहां भी अगर जाएंगे तो 50% में जाएंगे। चंडीगढ़ में अगर आपको 2 डोज वैक्सीन की लगी है तो आप 50% की कैपेसिटी के साथ किसी होटल रेस्टोरेंट में जा सकते हैं। लेकिन दूसरी डोज नहीं लगी है तो 500 रुपया जो है वो तैयार रखिए, आपका चलान होगा। हरियाणा में अगर आपकी डबल डोज नहीं है वैक्सीनेशन की तो आप बस में सफर नहीं कर सकते। लेकिन हिमाचल प्रदेश में इस तरह की बंदिश नहीं लगाई जो लगानी चाहिए थी, क्योंकि मामला तो बाहर से आ रहा है, हमारे यहां नहीं थे। लेकिन देखिए नए साल के जश्न के जो रुझान है वो बाहर आने शुरू हो गए हैं। कल 260 आए थे, आज 374 केस आए हैं। कांगड़ा में आज 136 आए हैं, कल कांगड़ा में 102 आए हैं, 2 आए थे, आज 136 आए हैं कांगड़ा में। हमीरपुर में 52 आए हैं, सोलन में 47 केस आए हैं, शिमला में 41 आए हैं, ऊना में 2 फॉरनर भी पॉजिटिव आए, वहां 10 केस आए शायद। तो ये 374 नए केसों के साथ ही जो है आज हमारा आंकड़ा जो कल एक्टिव केसेस का था 859 का, वो आज 1216 पे चला गया है। ये चिंता का विषय है, वो 1216 पे चला गया है। मैं आपको पूरे हिमाचल का भी हाल बता दूंगा, उसके बाद हम JOIT वाली बात जरूर करेंगे। ख्याल रखिएगा, जुड़े रहिए मेरे भाई, जो कमेंट कर रहे हैं भी करते रहें। और जो मुझे पर्सनली भेजते हैं उसका कोई लाभ नहीं होता आपको, वो मेरे व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, आप दिन भर भेजते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम एक ही है कि उसका आपको कोई लाभ नहीं है। यहां आप कमेंट करेंगे तो सरकार देखेगी कि हाँ भाई वास्तव में स्थितियां जो है इस तरह की हैं और वास्तव में लोग परेशान हैं, तो इसको सरकार काउंट करती है, मेरे नंबर पे आप एक ही मैसेज को 2,000, 3,000, 5,000, 7,000, 10,000 लोग भेजेंगे तो उसका कोई लाभ नहीं है, क्योंकि आपकी बात एक मैसेज में भी मुझे उतनी ही ट्रैवल होगी जितने 11,000 में होगी। लेकिन यहां अगर आप 11,000 जैसे आप कल ट्रैवल किया था तो निश्चित तौर पर बात गई, मंत्रिमंडल की बैठक थी आज सुबह, उसमें चर्चा हुई यहां से, क्योंकि ये सोशल प्लेटफॉर्म है, इसको सरकार मॉनिटर करती है। ये मेरा व्हाट्सएप जो है उसको मैं ही मॉनिटर करता हूं। तो और इसमें फिर होगा क्या कि मान लीजिए आपके 7,000 मैसेज आए हैं, एक किसी ऐसे और दुखियारे का मैसेज है जिसको कोई हेल्प की जरूरत है, तो कहीं बल्क में चला जाएगा तो उसकी मदद नहीं होगी। तो हम नहीं चाहते कि कोई मदद से अधूरा रहे, हम आपकी मदद के लिए यहाँ पे तो चर्चा करेंगे। लेकिन हिमाचल प्रदेश की मैं चर्चा कर रहा था कोविड की, और कोविड के जो आज 374 केस आए हैं उनकी मैं एक थोड़ी छोटी सी आपको डिटेल दे दूं। 136 केस आए हैं कांगड़ा में, 13 केस आए हैं बिलासपुर में, 7 चंबा में, 52 केस हमीरपुर में आए हैं जी आज, 52 नए केसेज आए हैं। एक केस आया है आज किन्नौर में, एक केस आया है, 19 केस आए हैं कुल्लू में, एक लाहौल स्पीति में, 19 केस आए हैं मंडी में, 41 शिमला में, 27 सिरमौर में, 48 सोलन में, और 10 केस जो हैं वो ऊना में आए। ऊना में 2 फॉरेन रिटर्न, एक फ्रांस से और एक दुबई से जो आए हैं वो भी पॉजिटिव आए हैं। तो फ्रांस वाले को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है।
जीएस के लिए जो है होल जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए उनका सैंपल भेजा गया है, लेकिन जब तक नहीं आता तब तक चिंता है, क्योंकि फ्रांस में बड़े पैमाने पर ओमिक्रॉन का जो है वो प्रादुर्भाव है वहां पे। 1216 एक्टिव केसेज हो गए, 57 हो गए बिलासपुर में, 25 हो गए चंबा में, 99 हमीरपुर में, 462 कांगड़ा में। देखिए 3 दिन के भीतर कांगड़ा की तस्वीर बदल गई, कहाँ 96 रह गया था, अब 462 हो गया। 7 किन्नौर में, 56 कुल्लू में, 10 लाहौल स्पीति में, 56 मंडी में, 169 शिमला में, 59 सिरमौर में, 135 सोलन में, 81 ऊना में। और देखिए 1 2 3 जिले 100 से ऊपर और 1 जिला 100 से 1 कम। और इस तरह से आप सोच सकते हैं कि कितनी तरह से आप हमारी चीजें बढ़ रही हैं। आज सैंपल फिर भी 6142 है, पिछले कल से कम सैंपल है और केसेज आज ज्यादा है। कि जैसे ही 10,000 पे मामला पहुंचेगा, निश्चित तौर से जो स्थितियां हैं वो खराब हो जाएंगी। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। एक डेथ हुई आज ऊना में, हुई है डेथ, 60 साल के मेल हैं और इनको जो है कोमॉर्बिडिटीज बताई गई हैं। लेकिन जो ज्यादा चिंता है वो कांगड़ा की है। कांगड़ा में जो केसेज आए हैं 136, उनका मैं थोड़ा सा आपको डिटेल दे दूं। 136 केसेज जो कांगड़ा के आए हैं उनमें जो है जनाब टीपा तिब्बतिन इंस्टीट्यूट फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स जो है, टीपा से संबंधित लोग जो हैं वो मैक्लोडगंज में 23 + 2 जो है मोनेस्ट्रीज के भी हैं, तो 25 लोग तो यही पॉजिटिव आए हैं तिब्बतिन कम्युनिटी के। योल कैंट में आज फिर 15 केस आए, 22 कल आए थे। कमांडिंग ऑफिसर इंचार्ज की जो यूनिट के कल 11 केस आए थे, आज 3 आए हैं। एनडीआरएफ की यूनिट के कल 13 केस आए थे, जांच की नूरपुर वाली की आज 6 और आए हैं। धर्मशाला टाउन से आज 12 केस आए, इसमें हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी दाड़नू के हैं और बाकी जगहों के हैं। एचडीएफसी देरा में बैंक में 2 केस हैं। धर्मशाला का मैक्सिमस मॉल है कोई, वहां पे भी 2 केस आए हैं। धर्मशाला के स्को दाड़ी यहाँ खनियारा में केसेज आए हैं। नूरपुर में एनडीआरएफ के अलावा जो है नूरपुर, बासा, जसूर, फतेहपुर, जांच, यहाँ 8 केस आए हैं। इस चीज को और हलेड़ में 1-1 केस आया है। कांगड़ा के केसेज हैं जी। और इसी तरह से आज सोलन में जो शिमला में जो है 43 केसेज हैं, 43 केसेज हैं इसमें। और मिलिट्री हॉस्पिटल से 7 हैं, खनेरी नेरवा से 2 हैं, खनेरी हॉस्पिटल से 1 है, मशोबरा से 3 है, रामपुर से 4 है, मतियाना से 1 है, रोहडू से 2 है, बाकी जगह से 1 है, संजौली से 4 हैं, अनाडेल से 2 हैं और इसके अलावा 3 केस समरहिल से हैं और आईजीएमसी से 3 केस है, बाकी जगह से 1 है। 43 केसेज आए हैं। ये चंबा में आज 6 केसेज आए हैं और बाकी अलग अलग डिटेल बहुत ज्यादा है, तो वो हम जो है अपने पेज पे इसको डाल रहे हैं। और इसके अलावा जो है देश की अगर बात करें तो देश की स्थितियां जो हैं अब परेशानी वाली होती जा रही है लगातार। और ये परेशानी इसलिए है क्योंकि देश में जो है आज बीते 24 घंटे में 58,000 से अधिक केसेज आए हैं पूरे देश में। और जो मंगलवार को है 37,379 केस आए थे। और आप देखिए इसमें सीधे सीधे जो है बहुत 39% का जो है 37,739 जब आए थे तो 39% का था। और आज जो है उसकी तुलना में 50% केसेज जो है वो बढ़ गए हैं। 58,000 केसेज हैं। ये राउंड अप जब होंगे तो मुझे लगता है 62-63 तक जाएंगे। 524 लोगों की आज डेथ भी हुई है जी देश में। और ओमिक्रॉन के नए 350 केसेज आए। इंडिया में ओमिक्रॉन जो है 2300 पार कर गया है। और मुंबई में आज जो देश में 58,000 केसेज आए हैं, दिल्ली में उसमें से 10,665 केस आए हैं, मुंबई में 15,166 केस आए हैं। और एक्टिव केसेस की संख्या देश की जो 2,14,000 पार कर गई है। 534 डेथ पिछले 24 घंटे में हुई है। वेस्ट बंगाल में भी 9,000 केसेज आए हैं जी। और ये चिंता इसलिए है क्योंकि लगातार जो इसका संक्रमण है वो बढ़ता जा रहा है। एक मोटा सा मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा कि जो स्थितियां हैं देश की कि 28 जिलों का पॉजिटिविटी रेट जो है वो 10% से ज्यादा हो गया है। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो उसमें बताया गया था। इसके अलावा 43 जिले ऐसे हैं जहां 5 से 10% के बीच की जो है पॉजिटिव दर है। और देश की जो ओवरऑल पॉजिटिव दर है वो आज 5 जनवरी को 5.3 पार कर गई है ओवरऑल। तो आप सोचिए कितनी बड़ी परेशानी है। और ये परेशानी जो है अपने आप में सब जगह पे है। और 8 दिनों का जो कोरोना का ग्राफ है मैं आपको बताऊं, हमारे पास जो है देश में 28 दिसंबर को सिर्फ 9,195 केस आए थे। 29 को 13,154 हो गए। 30 को ये बढ़कर 16,764 हो गए। 31 दिसंबर को 22,775 केस आए। पहली तारीख को 27,533, 2 तारीख को 33,750, 3 तारीख को जो है
उसके बाद 37,379 और 4 तारीख के जो 24 घंटे जो आज बीते हैं उनमें जो है 58,000 स्थानीय केस आए हैं। अभी सुबह जो पॉइंट अप होगा उसमें निश्चित तौर से ये 60 से या 65 से ऊपर जाएंगे, तो ये चिंता इसलिए बनी हुई है जी। और अब बात करते हैं जी JOAIT की। आज हमारे माननीय सरकार ने और माननीय मंत्रिमंडल ने JOAIT को लेकर एक बड़ा संकेत दिया है। मंत्रिमंडल ने आज JOAIT की 129 पोस्टें और मंजूर करी हैं। 129 पोस्टें, आपको याद होगा कि इससे पहले सरकार ने 200 पोस्टें निकाली थी जो पोस्ट कोड 3 जो 939 के तहत निकाली थी, तो 200 वो हैं, 129 हैं। इसके अलावा 20 पोस्टें JOAIT की यूनिवर्सिटी में भी निकली है। ये संकेत दे रहा है कि मुख्यमंत्री ने जो कहा है कि मैं सबका ध्यान रखना चाहता हूं, किसी की नौकरी भी ना जाए और जो पात्र है वो भी ना छूटे, और माननीय अदालत के जो आदेश है वो भी पूरे जाए, तो उसके तहत ये कवायद मुझे लग रहा है कि हो रही है। और अगर नहीं हो रही है तो इसको उसके तहत होना चाहिए। ये जो सीटें बढ़ाने की बात कर रहे हैं 817 वाले, जिनको 1867 चाहिए, तो उनकी यहां से बढ़ाई जा सकती हैं। और जो 560 सीटें स्वैप हुई हैं और 556 वाले कोड में वहां जानी है, वहां भी इन सीटों को जो है वहां मर्ज करके बढ़ाया जा सकता है। इस तरह से जो है एडजस्ट किया जा सकता है, और मुझे लगता है कि ऐसा ही होना चाहिए। जो लगे हैं ना तो उनकी नौकरी जानी चाहिए, और जो छूट गए ना उनकी होनी चाहिए। सबसे पहले तो जो नई 556 की जो मेरिट है वो बना के देनी चाहिए अधीन सेवा चयन बोर्ड को, आयोग को, क्योंकि माननीय अदालत ने साफ कहा है। माननीय अदालत की जो 2 चीजें तो बहुत ही साफ है कि एक तो 817 का जो प्रोसेस है उसको रिज्यूम करो, और दूसरा जो है 556 की 556 वालों की जो 1156 पोस्टें थी उनको, उन्हीं को लेकर जो है नए सिरे से उनके लिए मेरिट जो है घोषित करें। अब उसमें पेच ये आ रहा है कि कुछ लोगों को लगता है कि अगर नए सिरे से मेरिट जाएगी तो वो बाहर हो जाएंगे। उसमें एक ये भी ऑर्डर आया कि जो डिग्री वाले, हायर डिग्री वाले, उनको बाहर रखें। तो जाहिर है वो तो बाहर, उनके तो बाहर होने का खतरा है ही, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं नई मेरिट में जो है वो बाहर हो जाएंगे, क्योंकि 447 के नियमों के अनुसार जो है माननीय अदालत ने कहा है कि 556 की रिक्रूटमेंट की जाए। लेकिन अब बड़ा सवाल वही आएगा कि ठीक है, नए सिरे से मेरिट बननी है, वो तो बननी ही है क्योंकि हाई कोर्ट ने कहा है, और जो स्टे हटा है वो भी रिज्यूम होना है, वो कहा है। लेकिन असली पेच ये है कि 817 वालों की जो सीटें कम हो रही हैं उनको पूरा किया जाए, क्योंकि 560 सीटें स्वैप होकर उधर चली जाएंगी। तो उनको कम करने के लिए जो नई सीटें आई, मुझे लगता है कि इनको मर्ज कर देना चाहिए और कुछ और सीटें बढ़ा देनी चाहिए, ताकि अगर कुछ लोग 556 के बाहर हो जाते हैं अनफॉर्चुनेटली, तो उनको भी एडजस्ट किया जाए, ताकि उनकी भी नौकरी न जाए। और जो डिग्री वाले हैं उनके बारे में भी, उनका भी कहना है कि सरकार को चाहिए कि हमारे बारे में भी कुछ सोचे। और हमारे पास उनका ये भी कहना है, बहुत से लोगों के मैसेज आए आज, जिनके जो हायर डिग्री वाले जो उसमें 556 में सिलेक्ट हुए थे, उनका ये भी कहना है कि हमें जब ये कहा गया कि प्राइवेट नहीं लगेगा, प्राइवेट जो डिप्लोमा है वो मान्य नहीं होगा, तब हमने अपनी जो डिग्री दिया है, हमारे पास वो भी था। तो इस तरह से वो जो लोग हैं उनको भी जो मुझे लगता है कि सरकार को जो है कहीं ना कहीं राहत देनी चाहिए। कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि आप उनको राहत ना दें। कोर्ट ने जो कहा है वो साफ है कि नए सिरे से मेरिट बनाइए, जिसमें उनको ना रखें, आप उनको ना लें, और जिन्होंने और बाकी जो 447 के नियमों के अनुसार जो है मेरिट बनाए नए सिरे से, जिनको आपने कह दिया कि आपके प्राइवेट इंस्टीट्यूट के डिप्लोमा है उनको नहीं लेंगे, उनको भी आप मेरिट में जो है कंसीडर करें और उस सुधार से मेरिट बनाएं, और डिग्री वालों को बाहर रखें, कोर्ट ने ये कहा है। लेकिन जो डिग्री वाले बाहर रह जाते हैं उनको एडजस्ट नहीं करना है, ऐसा कोर्ट ने नहीं कहा है। सरकार चाहे तो माननीय अदालत के जो आदेश है उनको अक्षरशः पालन करने के बाद जो लोग छूट जाएं उनके लिए राहत दे सकती है। माननीय अदालत ने यह नहीं कहा है कि 817 की जो पोस्ट हैं वो कम करनी है, उन्होंने कहा कि 556 की पूरी करो आप, 1156। माननीय अदालत ने यह नहीं कहा कि 817 की कम कर दो। तो आप जो कम हो रही है आप उनको बढ़ा के पूरा कर सकते हैं। सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती। तो ये जो चीजें हैं यही होनी चाहिए। 817 वाले हो, 556 वाले हो, चाहे वो लेफ्ट आउट हो, चाहे वर्किंग जो अभी कर रहे हैं वो हो, या चाहे वो नौकरी वाले हों, सबको जो है रोजगार जो है बेस्ट पॉसिबल उनके लिए प्रावधान सरकार को करना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये इसी कवायद का हिस्सा है। 1-2 दिन में और चीजें साफ हो जाएंगी तो उसके बाद जो है ये और सामने आएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का। और सियासी भूचाल की हमने बात करी। कल चंबा में देर रात 10:45 पे भूकंप आया था, 5 किलोमीटर नीचे था जमीन से, और 4.4 इसकी जो है तीव्रता थी। ये इस साल का सबसे ज्यादा तीव्रता वाला भूकंप था। चंबा जोन 5 में है जिस एरिया में भूकंप आया। तो 4 से ऊपर के भूकंप थोड़े से वहां परेशानी वाली हो सकते हैं, हालांकि किसी जो है उसकी नहीं है जी। हायर डिग्री वालों के लिए भी मैंने पॉइंट आपका रेज किया। हायर डिग्री वाले मुझे मैसेज कर रहे हैं
मुझे मैसेज आया था जिसमें हायर डिग्री वालों ने सरकार से ये जो है गुजारिश करी है कि हमारे पास जो है जो प्राइवेट वाले डिप्लोमा है वो भी हैं, तो अगर नहीं है तो उनको कंसीडर कर ली जाए। तो मुझे लगता है कि सरकार को कोई ना कोई हल निकालना चाहिए, और जो नई मेरिट है पहले तो वो बन जाए जी, और जो स्टे है वो तुरंत प्रभाव से हटे, उनकी टाइपिंग की परीक्षा जो 817 वालों की वो रहे, और ये सारे का सारा जो प्रोसेस है 817 वालों का वो 1867 पोस्टों के लिए ही हो, और 1156 556 के लिए। फिर अगर कोई रह जाता है, कोई छूट जाता है, किसी के बाहर होने की अगर बात आती है तो उसको भी एडजस्ट किया जाए, उनको भी राहत दी जाए, क्योंकि कोर्ट ने राहत देने से मना नहीं किया है किसी को भी। कोर्ट ने तो यही कहा है कि जिनका स्टेक बनता है पहले आप रीमेरिट बना के उनको दीजिए, उसके बाद अगर सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती, सरकार को वो करना चाहिए। नौकरी किसी की नहीं जानी चाहिए। 2 साल जिन लोगों ने नौकरी कर ली सरकार को दे दिए, उनका भी कोई कसूर नहीं है। जो पिछले 2 साल से 3 साल से इस पूरे मसले पे जो है पैसा इकट्ठा करके अपना पेट काट के कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे, और जिनको अब जो है अदालत के फैसले के बाद राहत मिली है, उनका भी कोई कसूर नहीं है। उनको भी जो है रिकंसिडर करना बिल्कुल निश्चित तौर पर उन्होंने लड़ाई लड़ी, उन्होंने तो हक लड़ा, उनके लिए तो सरकार ने कुछ किया ही नहीं, तो उनका भी पॉइंट जो है टेकन होना चाहिए। और निश्चित तौर पे जो कोर्ट ने कहा है वो तो अक्सर से लागू होगा ही, लेकिन उसके बाद अगर कुछ लोग छूट जाते हैं तो फिर सरकार को इसमें करना चाहिए, क्योंकि सरकार जो है सबकी सरमायादार होती है। मुख्यमंत्री इस समय इन तमाम बच्चों के जो है वो उनके जो है गार्डियन है, और गार्डियन वही होता है सबसे बढ़िया जो सबका ख्याल रखता है, और रखेंगे, उम्मीद निश्चित तौर पर रखेंगे। क्योंकि मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से हमारी 2-3 बार उनसे बात हुई थी, आपकी लगातार उनसे बात हो रही है, जो लेफ्ट आउट है उनकी भी, हायर डिग्री वालों की भी हो रही है, जो वर्किंग है उनकी भी हो रही है, और जो 817 वाले में उनके भी प्रतिनिधियों से मिले हैं, सबको उन्होंने आश्वासन दिया है। तो जाहिर है कि ये कोई हवाई आश्वासन नहीं है, ये इस मामले में देखिए ये कन्फर्म है कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। थोड़ा सा समय जरूर लग जाएगा, लेकिन इतना भी नहीं लगना चाहिए कि बहुत ज्यादा देर हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का। और एक बार फिर से मैं आपसे गुजारिश करूंगा, चाहे वो 817 वाले हैं, चाहे वो ग्राम पंचायत पशु सहायक हैं, चाहे ये 556 वाले हैं, चाहे लेफ्ट आउट वाले हैं जिनको लगता है कि हम रह जाएंगे, चाहे वो हायर डिग्री वाले हैं जिनको लगता है, आपके 2 या 3 प्रतिनिधि मुझे अपनी बात रखें, हम उस बात को एज इट इज यहां रखेंगे। लेकिन आप यहां मुझे व्यक्तिगत रूप से अगर मैसेज करेंगे तो उसका ज्यादा उतना इंपैक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि हम तो आपका जो मैसेज है उसको पढ़ के यहां बोलेंगे। यहां आप कमेंट करेंगे तो इससे जो है इंपैक्ट रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं इन चीजों को मॉनिटर करती हैं कि कहां क्या चल रहा है जी, ये है। और पुलिस वालों वाला भाई साहब मेरे बिल्कुल ध्यान में है। थोड़ा सा हमको जो है उन्होंने कहा है कि 1 दिन रुक जाइए, 1-2 दिन रुक जाइए, तो 1-2 दिन देख लेते हैं, उसके बाद उसको भी उठाएंगे। और ग्राम पंचायत पशु सहायकों का भी हमने कल मामला उठाया था, 570 का उन्होंने भी कहा था। तो एक बार फिर से हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि उनका जो केस है वो बिल्कुल क्लियर है, वो तमाम शर्तें पूरी कर चुके हैं, और नियमितीकरण उनका होना चाहिए, और जितनी जल्दी हो जाए उतना बढ़िया जी। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई पक्ष रह गया हो तो उसको भी उठाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। किसी के साथ हमारा कोई बैर भाव नहीं है, सबके साथ प्रेम भाव है। हम लोग सबकी आवाज उठाने के लिए हैं, जिसकी आवाज आती है उसको हम उठाते हैं। होमगार्ड वालों की हो, चाहे पुलिस वालों की हो, चाहे 817 वाले हो, चाहे 556 की सारी पार्टियां हो, 556 में जो एग्रीड थे, जिन्होंने कोर्ट में लड़ाई लड़ी वो हो, चाहे जो अभी नौकरी कर रहे हैं जिनको लग रहा है कि अब कहीं नई मेरिट में हम ना छूट जाए वो हो, चाहे हायर डिग्री वाले हो, हम सबके साथ हैं, हम सबकी बात रखना चाहते हैं मुख्यमंत्री महोदय से। और मुख्यमंत्री भी सबके हैं, वो सबके सरमाएदार हैं, वो सबके एक तरह से गॉडफादर हैं और सबके गार्डियन हैं, और वो जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। ये 200 पोस्टें पहले निकाली थी, 129 ये निकाली है, 329 हो गई, जो है 22 पोस्टें लगी, और मेरे ख्याल यूनिवर्सिटी में निकली है, तो ये 350 तो यही होगी। और कुछ पोस्टें जो है और निकाल के मुझे लगता है कि सारा हल जो है, कुछ एक्स्ट्रा पोस्टें क्रिएट करके जो है सारा हल निकल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। कमेंट करते रहिएगा, जिसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप जितना शेयर करेंगे, जितना कमेंट करेंगे, बात उतनी आगे ट्रेवल करेगी। मैं अकेला मैं हूं, मैं आप मुझे जो बोलते हैं, आपके जो मुद्दे मुझे लगता है कि जेन्युइन है, मैं उनको उठाता हूं, और आपकी जो कमेंटिंग है, आपकी जो शेयरिंग है, उससे फिर बात सरकार तक पहुंचती है। थैंक यू वेरी मच।